हेलो दोस्तों, दिस इज़ पूजा नेगी एंड वेलकम टू योर फाइनेंस टीचर। तो हमने जो है जो चैप्टर सेकंड है वो है भारत में राज्य की प्रकृति, उदारवादी, मार्क्सवादी तथा गांधीवादी। तो इनमें हमने जो है ये जो कुछ टॉपिक्स को जो था पढ़ा था, जिसमें हमने राज्य की प्रकृति, उदारवादी दृष्टिकोण, लिबरल अप्रोच और लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो था मार्क्सवादी यानी मार्क्सिज्म अप्रोच, मार्क्सवादी दृष्टिकोण के बारे में पढ़ा था। तो होपफुली आपको ये सारे टॉपिक समझ आए होंगे क्योंकि काफ़ी चांसेस हैं एग्जाम में आने के। ये तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है गांधीवादी दृष्टिकोण। अगर आपने वीडियोस ना देखी हो तो ज़रूर देखें ताकि आपको आगे हेल्प मिल सके। तो गांधीवादी दृष्टिकोण यानी गांधीयन अप्रोच क्या था, तो इसका मतलब था कि भाई गांधी जी क्या सोचते थे इसके बारे में, या गांधीयन अप्रोच क्या था। तो गांधी जी ने जो है राज्य के वर्तमान स्वरूप की आलोचना करते थे, यानी जो राज्य जो उस मतलब कि प्रेजेंट टाइम का जो स्टेट है, वर्तमान राज्य जो है उसको क्रिटिसाइज़ करते थे, उसकी आलोचना करते थे। अब उनके अनुसार वर्तमान राज्य क्या है, हिंसा पर आधारित यानी वायलेंस ही उनको देखने को मिला या उस पर आधारित वो मानते थे, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकता था। यानी जो लोगों की जो एक लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, उसको ये प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है, उसकी रक्षा नहीं कर सकता है। तो वो राज्य को भय की दृष्टि से देखते थे। भाई अब वो स्टेट को किस तरीके से देखते थे, भय की दृष्टि से, कि अब उन्हें मतलब इस चीज़ को लेकर डर था, क्योंकि उनके अनुसार वह संगठित हिंसा पर आधारित है, कि वो मानते थे कि भाई जो राज्य है वो एक हिंसा पर आधारित एक संगठन है। ठीक है, तो वो एक आदर्श राज्य की स्थापना करने के पक्ष में थे कि भाई किस तरीके का राज्य होना चाहिए जो अहिंसा पर जोर दे, हिंसा ना करे, उसके पक्ष में थे ये। तो वह क्या कहते थे कि वह शोषण और हिंसा पर आधारित वर्तमान राजनीतिक ढांचे को समाप्त करके, यानी जो इस टाइम का जो वर्तमान राजनीतिक ढांचा एक पॉलिटिकल पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन है, वायलेंस है, शोषण है, हिंसा है, ठीक है, उसको समाप्त करके वो क्या करना चाहते थे, इसे एक ऐसी व्यवस्था में प्रतिस्थापित करना चाहते थे जो प्रत्येक व्यक्ति की सहमति पर आधारित हो। तो कैसी एक सिस्टम ये चाहते थे कि हर एक प्रत्येक व्यक्ति की क्या हो, सहमति हो, उस पर क्या हो, ये आधारित हो। तो इस विकल्प के रूप में गांधी एक राज्यविहीन राज्य व्यवस्था के समर्थक थे, कि एक राज्यविहीन मतलब जिसमें राज्य ना हो के मतलब एक ऐसी राज्य व्यवस्था हो जिसमें वायलेंस भी ना हो और कोई एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो, तो वो उसके समर्थक थे। तो इसके कुछ टॉपिक्स जैसे कि भी गांधी जी ने अराजकतावाद को चुना। इस व्यवस्थित अराजकतावाद में 3 पक्ष थे, यानी इन्होंने जो 3 पक्ष थे वो क्या क्या थे, जिसमें वायलेंस ना हो, जैसे कि ग्राम जनपद पर आधारित, यानी जो गांव है उसमें जो ग्राम जनपद है उस पर आधारित अहिंसात्मक राज्य है जिसमें हिंसा ना हो, वैसा राज्य है। स्वराज मतलब कि भाई जिसमें खुद का, लोगों का खुद का शासन हो, वो स्वराज है। तो इसमें इनकी बुक भी है स्वराज नाम की। तो स्वराज और राम राज्य जिसमें सभी का एक तरीके से क्या चले, शासन चले, और जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो अब जो नेक्स्ट इनका जो टॉपिक था वो है अहिंसात्मक राज्य, कि कैसा राज्य हो, भाई एक ऐसे सच्चे राज्य की ये अहिंसात्मक राज्य का आधार छोटे छोटे स्वशासित और आत्मनिर्भर ग्राम समुदाय, यानी ये सबसे ज़्यादा जो जोड़ देते थे ना वो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, इन पर बहुत ज़्यादा इन्होंने फोकस किया, किसने, गांधी जी ने। तो इन्होंने क्या, एक सच्चे अहिंसात्मक राज्य की जिसमें हिंसा ना हो, उसमें जो छोटे छोटे स्वशासित यानी जिसमें छोटे छोटे खुद का जो है शासन हो, जैसे कि खुद में जैसे ग्राम समुदाय, जैसे गांव के लोग हैं या पूरा जो ग्राम समुदाय हो गया, वो खुद को आत्मनिर्भर बना सके और उनके पास भी क्या, शासन करने का पूरा अधिकार हो। तो वो क्या करे, सारे कार्य नैतिक दबाव और सामाजिक जो है सहायता द्वारा संपन्न करे, कि भाई जो है नैतिक तरीके से काम करे और सामाजिक लोगों के लिए क्या क्या सही है उसके द्वारा ये काम करेंगे। ठीक है, तो पंचायत के रूप में इन समुदाय के अपने राजनीतिक ढांचे होंगे, यानी पंचायत के तरीके से, अगर आपने पंचायत या ग्राम सभा इनके बारे में पढ़ा होगा तो ये जैसे गांव में बनाई जाती हैं, तो इनमें खुद का इनका शासन हो और इसमें जो है समुदाय के अपने अपने क्या हो, राजनीतिक ढांचे होंगे, यानी पॉलिटिकली वहाँ पे भी काम होगा। तो 18 से 50 साल के बीच के ग्रामवासियों द्वारा चुनी गई 5 व्यक्तियों के इस पंचायत के पास, यानी कि 18 से 50 साल के बीच में जो ग्रामवासी होंगे उसमें जो चुनी गई हुई जो मतलब लोगों के द्वारा चुने गए 5 जो व्यक्ति होंगे, उनके पास क्या होगा, पंचायत के पास कार्यकारी, वैधानिक, न्यायिक शक्तियाँ होंगी, यानी हर तरीके की शक्तियाँ इनके पास होंगी, चाहे वो न्याय से लेकर हो, चाहे वो कोई भी काम हो। ठीक है, तो गांधी जी का विश्वास था कि भाई धीरे धीरे ये ग्राम समुदाय सामाजिक उत्तरदायित्व, यानी गांधी जी क्या विश्वास रखते थे कि ये जो ग्राम समुदाय हैं जो बनाए गए हैं वो पूरा समाज का जो उत्तरदायित्व है वो सामंजस्य यानी जो कोऑर्डिनेशन है उसको बनाए रखे, स्थानीय जो शक्ति है
उसको बनाए रखना, नागरिक गुणों का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो नहीं, ये इन सभी चीज़ों पर क्या करेंगे, काम अपना करेंगे। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आत्मनिर्भर ग्राम समुदाय से ऊपर ग्राम समूह से बना तालुका होगा। यानी ग्राम जो आत्मनिर्भर ग्राम समुदाय है, जो अब क्या है, खुद पे इंडिपेंडेंट है, ठीक है, उसमें जो होगा उसके ऊपर क्या होगा, ग्राम समूह से बना हुआ एक क्या होगा, तालुका होगा। तो तालुकाओं का समूह जिला कहलाएगा। तो जो पूरा तालुकाओं का समूह होगा वो क्या कहलाएगा, जिला। तो जिलों का समूह प्रांत, यानी जो पूरा जिले का समूह होगा, प्रांत मतलब एक स्टेट है ना। तो इस तरीके से बने कि भाई पहले समुदाय और फिर ग्राम समूह से बना एक तालुका, तालुकाओं से बना एक जो है जिला कहलाएगा। फिर जो जिला है वो पूरा एक समूह क्या कहलाएगा, प्रांत, यानी पूरा राज्य कहलाएगा। तो प्रत्येक संस्था का निर्माण अपने समूह के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होगा। तो प्रत्येक संस्था का निर्माण कैसे होगा, अपने समूह के चुने हुए प्रतिनिधियों का, यानी जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनके द्वारा जो होगा संस्था का निर्माण किया जाएगा या काम उनके तरीके से होगा। तो प्रत्येक प्रांत का राष्ट्रीय ढांचे के अंतर्गत अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप संविधान निर्माण की छूट होगी। प्रत्येक प्रांत का राष्ट्रीय ढांचे के अंतर्गत, यानी जो पूरा जो नेशनल एक स्ट्रक्चर है उसके अंतर्गत जो भी स्थानीय आवश्यकताएं होंगी, ठीक है, उनके संविधान निर्माण में छूट होगी। यानी वो भी उसमें क्या कर सकेंगे, मतलब अपने तरीके से इंडिपेंडेंट रहेंगे और काम करेंगे। तो उनकी जो भी स्थानीय आवश्यकताएं होंगी तो उनको भी कुछ चीज़ों में क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। उसके बाद है राजनीतिक विकेंद्रीकरण के साथ भी जुड़ा हुआ तत्व है। यानी अब विकेंद्रीकरण अगर आपने पढ़ा होगा, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण। तो पहले जो था केंद्रीकरण था कि एक के पास जैसे सत्ता हो गई। अब विकेंद्रीकरण मतलब यह कि जो बंटवारा है शक्तियों का, अब वो बंटवारा हो चुका है। आप देखेंगे कि हर किसी के पास जो पूरा सरकार के अंग है उनके पास शक्तियों का बंटवारा है। तो वो डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, विकेंद्रीकरण की बात भी करते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, जो है आर्थिक विकेंद्रीकरण की उन्होंने बात की। तो गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि भाई आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण ने ही पूंजीवादी वर्ग को जन्म दिया। यानी आर्थिक शक्ति जो था, पहले जो केंद्रीकरण था ना, यानी एक के पास ही पावर थी, उससे कहीं ना कहीं पूंजीवाद को क्या था, बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला और उसको जन्म भी दिया गया। ठीक है। जो समाज के स्रोतों और योग्यताओं का अनुचित लाभ उठा रहे हैं, यानी वो गलत तरीके से इस चीज़ का क्या कर रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। ठीक है। तो अब ग्राम सभा पर इस आर्थिक विकेंद्रीकरण का अर्थ था कि कुटीर, यानी कि अब भाई अगर आर्थिक विकेंद्रीकरण, अब यानी कि एक के हाथ में तो सत्ता है नहीं, विकेंद्रीकरण है। तो अब आर्थिक विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या था कि जितने भी छोटे छोटे कुटीर उद्योग हो गए उनका निर्माण तथा खादी का सर्वव्यापक प्रयोग, यानी कि अगर इनसे ही कुटीर उद्योग छोटे छोटे खोले जाएंगे तो कहीं ना कहीं विकेंद्रीकरण होगा, शक्तियों का बंटवारा होगा और लोगों को भी उसमें क्या होगा, ग्रामीण लोगों को इसमें फ़ायदा होगा। अब साथ ही साथ गांधी बड़े पैमाने पर उत्पादन के विरुद्ध नहीं थे, यानी उत्पादन के विरुद्ध तो नहीं थे वो। और उनका कहना, मतलब वो क्या कहते थे कि उनका कहना था कि भाई उत्पादन लोगों द्वारा किया जाए, फैक्टरियों द्वारा नहीं। यानी अगर उत्पादन हो भी रहा है ना, वो उत्पादन के खिलाफ नहीं थे। वो कहते थे कि अगर भी उत्पादन हो भी रहा है ना तो वो लोगों के द्वारा किया जाए, फैक्टरियों के द्वारा नहीं। तो इसी संदर्भ में उन्होंने ट्रस्टशिप की धारणा प्रस्तुत की। अब इसका मतलब होता है क्या कि पूंजीवादी और जमींदारी अपनी जमा पूंजी अथवा धन के एक ट्रस्ट को सौंप देने, ताकि इन धन का, यानी कि जो भी उनकी पूंजीवादी और जमींदार है, जो भी उनका पैसा है वो ट्रस्ट को सौंप दे। ठीक है। और धन का समाज के सामान्य हित के लिए प्रयोग किया जा सके, यानी अपने पास अपना पैसा ना रखे, ट्रस्ट के पास सौंप दे, जिसकी वजह से धन का जो है समाज में सही तरीके से प्रयोग किया जा सके। तो वो ट्रस्टशिप की भी बात करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गांधीवादी सिद्धांतों का क्रियान्वयन, यानी काम किस तरीके से किया गया। तो भारतीय राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में गांधीवादी सिद्धांतों को महत्वपूर्ण दिया गया था। तो अगर हम भारतीय राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करें, अब नीति निर्देशक सिद्धांत किस चीज़ की बात करते हैं, लोगों के कल्याण की बात करते हैं। ठीक है। तो उन्होंने जो है गांधीवादी सिद्धांतों को महत्वपूर्ण स्थान दिया और उनका क्रियान्वयन भी सफलतापूर्वक किया गया, यानी इन कामों को भी सफलतापूर्वक किया गया। जैसे कि भी दलित हो गए, अछूतों का उद्धार हो गया, यानी जो अछूत है उनको आगे बढ़ाना, सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज की स्थापना, यानी अगर सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है तो उसमें पंचायत को जो है उनके संस्थाओं का अच्छे से निर्माण, महिला सशक्तिकरण, जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसके बारे में, विश्व शांति के लिए प्रयास, तो ये सारे काम इसमें किए गए। उसके बाद जो है गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों का आलोचनात्मक, यानी अगर हमने इसका कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स देखे, इसके मेरिट्स देखे तो इसके डीमेरिट्स जरूर होंगे। ठीक है। तो अब इसको कैसे, मतलब जो है गांधी जी के जो राज्य संबंधी विचार थे उसको कैसे क्रिटिसाइज किया गया, उसका इवेल्युएशन कैसे हुआ। ठीक है। तो फर्स्ट है, गांधी जी ने आधुनिक लोकतंत्र राज्य की आलोचना तो की, यानी आपने अगर देखा तो उन्होंने आधुनिक लोकतंत्र को क्या किया था, उसको क्रिटिसाइज़ किया था। उन्होंने बोला था कि स्टेट क्या एक तरीके का, मतलब इसमें हिंसा ही है, वायलेंस ही है, परंतु उन्होंने कोई ऐसे व्यवहारिक सुझाव नहीं दिए जिसमें इन दोषों को दूर किया जा सके। यानी अगर कोई वर्तमान तरीके में कोई भी, मतलब क्या है, कुछ चीज़ खराब है
ठीक है, मतलब अगर वो स्टेट है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तो उसको दूर भी तो किया जा सकता है ना, उसको पूरी तरीके से तो क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने दोषों को दूर नहीं किया, उन्होंने किसी तरीके का सजेशन नहीं दिया, बस बोल दिया कि ये चीज़ खराब है। अब इस संबंध में उनका सुझाव केवल यही था कि लोकतंत्र अहिंसात्मक होना चाहिए। बस उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि भाई एक स्टेट है ना तो वो नॉन वायलेंस हो, चाहे कुछ भी हो, है ना, कहीं पे वायलेंस होना ही नहीं चाहिए। तो यानी उन्होंने जो डेमोक्रेटिक एक जो है वो नॉन वायलेंस अहिंसात्मक की बात की, और उन्होंने इसमें और कोई सजेशन नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद गांधी जी का जो कुटीर उद्योग का सिद्धांत है, ठीक है, सेकंड भी जो है आज के युग में माना नहीं जा सकता। अगर आज के युग में देखें तो वो जो कुटीर उद्योगों की बात करते हैं वो माना नहीं जा सकता है। अब इसको अपनाने से उद्योग तथा व्यापार में बड़ी बाधाएं आएंगी। अगर मान लो छोटे छोटे कुटीर उद्योगों की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं व्यापार में क्या होगा, बड़ी बाधाएं आ सकती है और देश की उन्नति रुक जाएगी। यानी अगर हम देश के प्रोग्रेस की बात करें तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ठहर सी जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड है गांधी जी का ट्रस्टशिप का सिद्धांत भी अव्यावहारिक है, यानी व्यवहारिक उसको माना नहीं जाएगा। उद्योगपतियों ने के हृदय को परिवर्तन करने की बात बिल्कुल काल्पनिक और अव्यावहारिक है। यानी कि अब इसको सिर्फ एक इमेजिनेशन बोल सकते हैं कि भाई हाँ कि ट्रस्टशिप वो पैसा दे देंगे। वो अपना क्यों पैसा देंगे भाई, अगर उनको पैसा मिल रहा है तो वो जो है अपना जो पैसा है वो ट्रस्ट में क्यों देंगे, वो समाज के हित के बारे में क्यों सोचेंगे, वो तो अपने हित के बारे में सोचेंगे। तो इस चीज़ के लिए भी उनको क्या किया गया, क्रिटिसाइज़ किया गया। तो ये लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो था गांधीयन, और ये तीनों ही जो अप्रोचेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर देखें इनको। और लास्ट में आप कंक्लूज़न इसमें इसका जो निष्कर्ष है वो आप डालना ना भूलें, वो पक्का डालें। ठीक है, चाहे आप कोई से भी अप्रोच करते हो। ठीक है, तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।